नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे एफआर प्रोसीजर, यानी कि एफआर को कोर्ट में खुलवाने का जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि ये प्रोसीजर बहुत ही लेंथी है, यानी कि बहुत थोड़ा मुश्किल है। इसको समझने के लिए आपको पेन और कॉपी साथ में लेना जरूरी है। हर बार मैं कहता हूं बहुत सिंपल है, मगर आज मैं खुद कह रहा हूं कि ये थोड़ा लेंथी है। क्यों? कि जिन मुलजिमों को पुलिस ने कह दिया कि ये अपराधी नहीं है या इनके विरुद्ध कोई चालान पेश नहीं किया जा सकता, उनको आप कोर्ट के माध्यम से अपराधी कैसे ठहराओगे, यानी कि पहले उनको अभियुक्त बनाओगे, फिर अपराधी उनको दंडित कैसे कराओगे। तो इसमें ये क्या है, पूरा एक लेंथी प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि कोर्ट को पहले समझाना, फिर कोर्ट से उनके नोटिस जारी करवाना, फिर उनके विरुद्ध प्रसंज्ञान देना, फिर उनके आरोप तय होना, फिर एविडेंस होना है ना, फिर जीरा होना, फिर बयान मुलजिम होना और फिर उनको सजा दिलवाना। तो यानी कि ये एक थोड़ा मुश्किल काम है, मगर मुश्किल तब तक है जब तक आपको प्रक्रिया पूरी समझ में नहीं आती। इसमें क्या दो तीन तरह की प्रक्रिया चलती है। एक तो संबंध मामलों में कैसी प्रक्रिया होगी, एक फौजदारी मामलों में कैसी प्रक्रिया होगी, है ना। तो वीडियो को शांति से देखना जरूरी है। शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। सबसे पहले क्या होता है, देखो एक एक ले जाते। सबसे पहले क्या हुआ, नंबर 1 में पुलिस ने क्या किया, कोर्ट में एफआर पेश की। ठीक है ना। जल्दी लिखूंगा तो आप बोलोगे पढ़ना नहीं आता, इसलिए थोड़ा शांति से लिखो। यानी पुलिस ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके कोर्ट में फाइल पुटअप कर दी, और आपका जो क्लाइंट है उसने कोर्ट में ये बोला कि मैं कार्रवाई चाहता हूं। यानी कि दूसरी पेशी पे आपके क्लाइंट ने क्या बोला, उसी दिन क्या बोला कि वो कार्रवाई चाहता है, और आपका अगला नामा लगा कार्रवाई नहीं चाहता तो उसी दिन खत्म हो जाती दूसरी पेशी में। तीसरी पेशी पे फिर क्या होगा, आप प्रोटेस्ट पेश करोगे, यानी नाराजगी याचिका। इंग्लिश में लिखता नहीं हूं, फिर भी लिख देता हूं प्रोटेस्ट, ठीक है ना। इसको नाराजगी याचिका पेश करते हैं ना। ये पेश की, फिर क्या होगा, चौथी पेशी पे, चौथी स्टेज पे आप आपकी तरफ से गवाह पेश करोगे। ठीक है ना। कौन गवाह पेश करना है, किससे क्या कहलवाना है, ये सारा समझेंगे। पहले प्रोसेस समझ लेते हैं ताकि फिर प्रोसेस से आगे बढ़ते जाएंगे। यानी आप खुद गवाह होगे, आपके कोई दस्तावेज हो आप पेश करोगे। सारे गवाह दस्तावेज होने के बाद आप कोर्ट को समझाओगे कि इसके विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाए या नहीं लिया जाए। यानी फिर आप क्या करोगे, बहस, है ना। ये बहस करोगे। क्या बहस करोगे कि प्रसंज्ञान लिया जाए, कॉग्निजेंस। कोई अपराधी ठहराने की बात नहीं कर रहे हो अभी, आप प्रसंज्ञान लेने की बात कर रहे हो, है ना। प्रसंज्ञान पे बहस हो रही है। अब प्रसंज्ञान होने के पर, बहस होने पर पहले क्या जुडिशियल अधिकारी क्या करते थे, या तो उसको मुलजिम बना देते थे या नहीं बना देते। अब एक नई धारा आ गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, ये है 223, है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। इसमें क्या होता है, सामने वाले को बुलाया जाएगा, यानी छठे स्टेज पर सामने जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आप प्रसंज्ञान लेना चाहते हो उनके विरुद्ध कोर्ट नोटिस निकालेगी। फिर नोटिस क्या होंगे, अगली पेशी पे, एक एक पेशी लिख रहा हूं मैं, तामील होंगे। फिर क्या होगा, अगली पेशी पे तामील होने के बाद वो कोर्ट में आएंगे, बोले साहब हमें तो पता ही नहीं क्या मामला किया, हमें कॉपी दो। या तो तामील के साथ कॉपी दोगे या फिर अगली पेशी पे कॉपी लेंगे। वकील तो बदमाश होते हैं, वो बोलेंगे कॉपी आप भेजोगे, तो बोलेंगे हमें तो कॉपी मिली नहीं, कॉपी दो। फिर आप उनको कॉपी दोगे। फिर नवी पेशी पे क्या होगा, बहस होगी। किस मामले में, सामने वाला क्या बोलेगा एडवोकेट कि मामला नहीं बनता है, प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता, और आप क्या बोलोगे, प्रसंज्ञान लेना है। तो आप यहां पर प्रसंज्ञान लेने की बहस करोगे ना। फिर बहस के बाद 10वीं स्टेज पर मान लो आपका प्रसंज्ञान हो गया, यानी कॉग्निजेंस हो गया। जिन अपराधियों के विरुद्ध में पुलिस ने एफआईआर दी थी उनके आपको उन्होंने कोर्ट से उनके विरुद्ध प्रसंज्ञान कर दिया, यानी आपकी एक तरह से जीत हुई। मगर ये जो प्रसंज्ञान हुआ, अगर ये प्रसंज्ञान नहीं होता है तो आप कहां जाओगे, जिला न्यायालय में वापस अपील करोगे। अपन प्रसंज्ञान होने के बाद स्टेज करें, नहीं हुआ तो आप जिला न्यायालय में वहां से प्रसंज्ञान ऑर्डर करोगे, वापस लाओगे, है ना। फिर 11 स्टेज पे आओगे डायरेक्ट, ये नहीं हुआ तो यहां से जाकर फिर 11 स्टेज पे आओगे। प्रसंज्ञान होने के बाद, जैसे प्रसंज्ञान हो गया ना, तो उसके बाद क्या है कि होने के बाद तुरंत कोर्ट उनके जमानत तो मुचल के नहीं लेती, उनको वापस प्रसंज्ञान बहस हो गई रवाना। ये 223 का अलग ही मामला है। फिर उनके विरुद्ध या तो सम्मन निकलेगा, और खतरनाक मामला हुआ तो क्या निकलेगा, वारंट। फिर बाहरी पेशी पे वो तामील होगी, हो सकता है 2 पेशों पे नहीं हो, और फिर उनकी होगी जमानत। ठीक है ना।
कहां तक आए? 12 पैसे तक आ गए ना। एक एक पैसे को बारीकी से समझिए और वीडियो को वापस चला के आप देख लीजिए, मैं 2 बार नहीं बोल रहा हूं, वो डायरी में लिख लीजिए। अब जमानत कराने के बाद यहां पर जो स्टेज होती है, अगर जिस मामलों में प्रसंज्ञान लिया है वो 2 तरह के मामले हो सकते हैं, या तो सम्मन या वारंट मामला। सम्मन मामला और वारंट मामला, जिन धाराओं में प्रसंज्ञान लिया वो सम्मन मामला है तो सम्मन मामले की प्रोसीडिंग चलेगी, जिन धाराओं में प्रसंज्ञान लिया है वारंट मामला है तो वारंट मामले की प्रोसीडिंग चलेगी। सम्मन मामला वारंट मामला क्या है, मोटा मोटा समझ लीजिए। जिन मामलों में 2 साल से ज्यादा सजा है वो तो वारंट मामले की नहीं जाएंगे, जिनमें 2 साल से कम है वो सम्मन मामले की जाएंगे, है ना। मूल रूप से यही है, बाकी तो परिभाषा थोड़ी अलग है ना। अब मान लो ये, अभी अपन वारंट मामले देख लेते हैं। तो वारंट मामला कौन सा है? 11वां, ठीक है। अब पकड़ते अपन 12वां, यहां से लेते 12वां, है ना, ये ले लेते 12वां। वारंट मामला है तो उसमें क्या सुनाया जाएगा उनको? आरोप। मगर ये मजेदार बात बताऊं मैं कि इस स्टेज पे वारंट मामला होने पर भी आरोप नहीं सुनाया जाता है। क्या होगा? ये आरोप यहां पे नहीं सुना जाएगा, दिमाग लगाना। अच्छे अच्छे पुराने वकील है ना, जिनके बाल सफेद हो गए और माथे की खोरी या कोट पे, काले कोट पे व्हाइट व्हाइट दिखती है ना, उनको भी पता नहीं। ये बहुत ही मुश्किल काम। क्या बात करोगे सर, सही कह रहा हूं मैं। पुराने वकीलों की जो देखना हो तो उनके सिर की खोरी उनके कोट पे चमकती है, जैसे अंधेरी रात में तारे चमक रहे हो, है ना। उनको भी ज्यादातर पता नहीं है ना। यहाँ पे आरोप नहीं कराएंगे, यहाँ पे क्या होगा? प्री आरोप बयान होंगे ना। ये क्या बात कर रहे हो? यस। अच्छा, जो स्टेप लिख रहा हूं ना, उन स्टेप को मैं अपनी मर्जी से हवा में बात नहीं कर रहा हूं, सब भी अलग अलग धाराएं हैं। जैसे जैसे अपन बात करेंगे जिस स्टेप से एक एक की उनकी धाराएं भी अपन नई और पुरानी दोनों देखते जाएंगे ना। अभी उन सब चक्कर पड़ेंगे तो कुछ बहुत सारा मामला बढ़ जाएगा, हो गई नहीं काम। फिर बयान होंगे, अब प्री आरोप बयान, है ना। तो इनको इंग्लिश में प्री चार्ज एविडेंस बोलते हैं ना। तो प्री चार्ज एविडेंस में क्या होगा? आपने जो गवाह कराए उन गवाहों के आप वापस बयान कराओगे दूसरी बार, है ना। और एक बार तो पहले हो गया, ये दूसरी बार हो गया। और सामने वाले वकील साहब उनसे क्या करेंगे? वापस 0। यानी कि आपके 2 गवाह हो, 3 गवाह हो, 4 गवाह, सबके सामने वाले वकील साहब 0 करेंगे। फिर 16वीं स्टेज पर यह तय किया जाएगा कि आरोप बनता है या नहीं। यानी कि आरोप अगर नहीं बनता है तो मुलजिम यहां से बरी। एक मुलजिम प्रसंज्ञान नहीं बनता है तो यहां से बरी, यानी इसके एफआईआर में उसके कई सारे निकलने के रास्ते हैं, है ना। तो आरोप फिर बनता है, अगर कोर्ट बात है कि आरोप बनता है, नहीं बनता है तो वापस आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, आरोप तय करवा के आओगे। बनता है तो सारे गवाह होगे, 0 होगी। फिर आरोप बनता है तो फिर क्या होता है? 17 नंबर पर आरोप उनको सुनाया जाएगा। और आरोप में वो क्या बोलेंगे? ये तो आरोप स्वीकार कर लिया तो मामला खत्म, जो सजा देनी जुर्माना करना कर देंगे। आरोप स्वीकार नहीं किया तो क्या बोलेंगे? हम अपनी तरफ से मुकदमा को लड़ना चाहते हैं। तो 18 पे फिर क्या होगा? आपके गवाह वापस, यानी कि जो यहां पे आपने गवाह कराए वही गवाह तीसरी बार वापस होंगे, है ना। और वापस सामने वाला वकील साहब उनसे क्या करेगा? 0। अब यह बड़ी अटपटी बात है, जो पहले कह दिया वही कहेगा, पर नियम है ना। 18 बार क्या होगा? वापस उसकी गवाह होगी 0 होंगे। फिर 19वें नंबर पे क्या होगा? सारे आपके गवाह हो गए, ठीक है ना। फिर क्या होंगे? बयान मुलजिम। 20वें नंबर पे क्या होगा? बयान मुलजिम। फिर फौजदारी कार्य चले, देखो बयान मुलजिम होने के बाद क्या होंगे? साक्ष्य सफाई के गवाह। जिनको नहीं पढ़ने में आ रहा है वो बोल रहा हूं उस हिसाब से लिख लें। साक्ष्य सफाई के गवाह। साक्ष्य सफाई के गवाह में वो तो 21 नंबर बोतल आएंगे गवाह, आप करोगे 0, है ना। फिर 22वें नंबर पर क्या होगा? सारे गवाह हो गए। फिर क्या होगा? फिर होगी बहस। और फिर 23वें नंबर पे क्या होगा? निर्णय। तो निर्णय में यह तो होगी दोषी, यहां होगे सजा या बरी, है ना। आपने को सजा करानी है अगर आप एफआईआर खुलवा रहे हो तो, है ना। तो पूरा मामला आपको समझ में आ गया, है ना। अब मामले में देखो मैं कुछ बातें पूछता हूं कि बोलो इसमें कुल कितनी बार गवाह होंगे, है ना।
पूरे मामले में वारंट मामला तो गवाह कितनी बार होंगे, समन मामला के समझाता हूँ। सबसे पहले तो जब आप एफआईआर खुलाने गए तब आपका एक बार गवाह तो वहां हुआ, हिसाब ये है। फिर प्रसंज्ञान पे, फिर जब ऑर्डर निकला था उस समय, ऑर्डर निकलने से पहले, प्रसंज्ञान का ऑर्डर निकलने से फिर प्रसंज्ञान, सामने वाले आ गए, फिर प्रसंज्ञान हो गई। फिर दूसरी बार आपने कब कहा, फ्री चार्ज एविडेंस दूसरी बार हो गई। फिर तीसरी बार आफ्टर चार्ज एविडेंस, यानी कि कोर्ट में 3 बार एक गवाह कोर्ट में आ गया, और जनरली 1 बार वो पुलिस में जाता है ना। तो 3 और 1 4, यानी कि 4 बार एक गवाह को आपको लाना पड़ेगा। एक बार तो थाने में ले गए, थाने वाले सुने ही नहीं, 3 बार उसको कोर्ट में आना पड़ेगा। और अगर सम्मन मामला है तो प्री चार्ज गवाह नहीं कराते, यानी डायरेक्ट आपके कॉग्निजेंस हो गया, फिर उसी दिन आपको उनको चार्ज सुना दिया जाता है, फिर एक बार ही होता है। ये सम्मन मामले के मामला है ना। अब जो बात करते हैं अपन, बहस कितनी बार होगी इसमें। एक तो जब आपने प्रोटेस्ट पेश की उस समय बहस होगी कि भाई आपको गवाह पेश करने की नहीं, जनरली ये प्रक्रिया चलती है, इसमें कोई बहस होती नहीं है, गवाह पेश कर दो। बाकी नियम ये भी है। दूसरी बार कब होगी, प्रसंज्ञान पे, प्रसंज्ञान बहस होगी नहीं। तीसरी बार कब होगी, फिर आरोप पे। चौथी बार बहस कब होगी, आरोप बन गया, फिर क्या होगी बहस, अंतिम। तो 4 बार इसमें बहस एक एडवोकेट को करनी पड़ती है, अलग अलग स्टेप की अलग अलग बहस, है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब जो बात करते हैं अपन, जैसे कि मामलों को, अब आपको ये लगता होगा कौन से गवाह पेश करें, हालांकि गवाह के समय बताऊंगा। तो जो एफआईआर वाले मामले हैं वो एक तरह से, जैसे ही पुलिस वाला उसको कोर्ट में पेपर पेश कर देता है, ये मामला परिवाद के अनुसार चलता है ना। परिवाद को होकर प्रसंज्ञान होता है, फिर ये क्रिमिनल प्रक्रिया जैसे चलती है फौजदारी मामले वैसे ये चलता है, यानी परिवाद और क्रिमिनल प्रक्रिया दोनों को मामला मिलाकर ये एफआईआर खुलने का वाला मामला बनता है। इसको बारीकी से अपन और भी समझेंगे। तो ये 23 जो स्टेप बताई मैंने, इन 23 स्टेप को आपको कंटेस्ट करना है, एक एक बात को दिमाग बैठाना। याद आप लंबे समय तक किसी चीज को नहीं रख सकते, याद रखो रिफिर क्या हो गया। तो मैं बता देता हूँ कि पहले आपने पहले क्या किया, बेसिक समझ लो। बेसिक क्या है कि भाई किसी मामले में पुलिस ने किसी मामले को झूठा ठहरा दिया, तो वो आदमी आगे जज साहब को बोलेगा कि साहब मेरे मामले को ये देख लीजिए, यहाँ पे जी सीधा सा काम है ना। कहाँ बोला था उसने कि साहब मेरे मामले को झूठा ठहरा दिया, मैं अब अपना निवेदन कोर्ट के सामने करना चाहता हूं। तो उसने क्या किया, एफआईआर कोर्ट में पेश की, उसने कहा मैं कार्रवाई चाहता हूं, फिर उसने कहा मैं निवेदन करना चाहता हूं, फिर उसने निवेदन किया। अब निवेदन में क्या कराया, वो अपनी तरफ से जो भी गवाह है गवाह पेश करेगा, फिर बोलेगा साहब उन सामने वाले को भी बुलाओ, ये प्रसंज्ञान वाली बात होगी, बुलाएंगे। फिर सामने वाला कहेगा साहब हमारा तो कोई बुलाए, तो कैसे बुलाएंगे, बुलाने का कोई तरीका ऐसा देंगे जैसा आप बुलाएंगे, ए भाई इधर आ जा, उनके लिए नोटिस निकलेंगे, चलो नोटिस निकलेंगे। फिर क्या होगा, फिर नोटिस की तामील होगी, फिर नोटिस कोर्ट से निकलेंगे, तामील होगी, और फिर वो सामने वाला कॉपी मांगेगा, और फिर इस पर बहस होगी। इस यहाँ पर जो नोटिस की तामील होती है, यहाँ पर जमानत नहीं होती है, ऐसे ही बिना जमानत से हो जाता है। ये 223 जो नया एक्शन धारा जुड़ी है ना, उसमें कोई जमानत नहीं होती है ना। फिर क्या होगा, अब वो बोलेगा सामने वाला साहब मेरे तो पुलिस ने भी झूठा ठहराया और ये भी झूठा है, मैं किस बात की जमानत करूं। तो उस पर बहस होगी और प्रसंज्ञान होगा। फिर प्रसंज्ञान होने के बाद वो तो बहस हो गई, और अपने वकील को क्या बहस कर लेना, चला गया। अब उसमें जमानत तो लेनी हो, अगली पैसे भी नहीं आएगा, तो कौन जिम्मेदार है ना। वकील साहब को तो बोलेगी, तो वकील साहब बोलेंगे मैंने तो बहस कर ली, चलो वहां हमला खत्म हो गया, ठीक नहीं हुआ तो वापस निकालो वारंट समन। फिर वारंट समन वापस निकलेंगे, फिर तामील होगी, फिर वो जमानत कराएगा, है ना। फिर जमानत कराने के बाद क्या होगा, उसको आरोप सुनाएंगे भाई। हाँ, उसको आरोप सुनाएंगे, तब उसको कहेगा कि साहब आप आरोप कैसे सुना रहे हो, क्या क्या गवाह, मुझे भी डिफेंस तो दो ना, एक बार मुझे भी मौका दो। तो उसमें आरोप नहीं सुनेंगे, यानी जो वारंट मामला है उसमें प्री चार्ज बहस होगी। उसमें उसके जो भी गवाह हुआ आएंगे, सामने वाला उस जो वकील है व्यक्ति, उसको अपने क्रॉस पूछेगा, अपनी खुद की कोई एविडेंस है तो वो भी पेश कर सकता है ना उसमें भी। फिर क्या होगा, आरोप सुनाने के बाद क्या हो गया कि वो आरोप हो गया उसको, फिर वो बोलेगा कि साहब अब आरोप तय होने के बाद क्या होता है, एविडेंस होती है ना पूरी, जैसे क्रिमिनल प्रोसेस होती है, यहाँ से चल गया, फिर आपके वापस गवाह होंगे, फिर जीरा होगी, फिर क्या होगा, बयान मुलजिम होंगे, फिर साक्ष्य सफाई होगी, फिर जो सामने वाला को जो मुलजिम बनाया है उनके कोई गवाह पेश करना चाहते वो पेश होंगे, फिर बस, और फिर निर्णय। यानी कि आप अपने दिमाग में बैठे बैठे बात सुनेंगे, जो प्रक्रिया दी गई आखिर क्यों दी गई है, वो एक निष्पक्ष न्याय के दी गई है कि कल को अभियुक्त तो यूं नहीं बोले कि साहब मुझे तो फंसा दिया, अचानक अभियुक्त के ऊपर कोई पहाड़ आ गया, अरे साहब कैसे जमान। ये 323 इसीलिए दिए कि पहले क्या होता था कि आप जैसे प्रसंज्ञान हुआ सीधा वारंट निकल जाता था, और सामने वालों को पता ही नहीं कि साहब उसने झूठा गवाह पेश कर दिया, क्या हुआ, ऐसी घटना कैसे होगी, मुझे कैसे गिरफ्तार कर रहे हो, है ना, या मुझे मेरे घर पुलिस कैसे आ गई।
तो एक बार उसको सूचना दी जाती है कि भाई तुम्हारे विरुद्ध ये प्रश्न होने वाला है, तुम क्या कहना होती है। अच्छी भी है कानून धारा। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या एफआर आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसा लग रहा है, आप क्या सुधार चाहते हैं, या वीडियो में कभी वकील साहब ये थोड़ा और सुधार कीजिए ताकि हमें और अच्छा समझ में आए, वीडियो की लेंथ कैसी है इस बारे में भी बताइए, है ना। तो जो भी आपकी दिक्कत होगी उस पर मैं जरूर बात करूंगा। अभी एफआर को खुलवाना सुन रहे, इस पर जो भी स्टेज है 23 स्टेज, इस पर फटाफट फटाफट वीडियो आ जाएंगे। आजकल वैसे मैं रोज का एक वीडियो डालूं, इसलिए जल्दी करना चाहता हूँ मैं खुद भी, जल्दी फटाफट सारे वीडियो आ जाएंगे। फिर मान लो अपन एफआर भी तो खुलवा रहे हैं, पर मान लो आप किसी एक्यूज की तरफ से एफआर खोल दिए, तो उसको डिफेंस कैसे लेंगे ये भी अपन समझेंगे। साथ में अपन ये भी समझेंगे कि आपको कोई रूलिंग है जो एफआर खुलवाने के लिए चाहिए, तो वो रूलिंग भी उपलब्ध करूंगा, और नहीं खोलनी चाहिए वो रूलिंग भी अपन उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि एफआर का मामला आपके दिमाग में इस सारे वीडियो देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। मगर मेरे वीडियो जब तक आप पेन और कॉपी लेके नहीं बैठोगे, तब तक आप देखोगे घंटे 2 घंटे तक आपके दिमाग रहेगा, एक दिन रहेगा, फिर हवा में उड़ जाएगा, फिर आप भूल जाओगे, फिर पूछते फिरोगे अरे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो अच्छा है कि आप नोट्स बनाए, है ना। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें। और अगर जिनके पास क्लाइंट नहीं है वो मेंबरशिप ले, और क्लाइंट खूब है उनको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।